बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको दोबारा ये बताऊंगा कि कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है, बैंक स्टेटमेंट की नौइयत क्या होनी चाहिए, कौन कौन से बैंक अकाउंट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्या बिज़नेस अकाउंट होना आपके लिए ज़रूरी है या आप पर्सनल अकाउंट जिसको करंट अकाउंट कहते हैं उसी में आप सारा कुछ कर सकते हैं। कम से कम क्लोजिंग बैलेंस जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, एक फ़िगर जो है वो मैं आज आपको दूँगा कि कितनी कम से कम आपके अकाउंट में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ट्रांज़ैक्शंस की जो नोइयत है, जो नेचर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शंस है वो आपके अकाउंट में किस तरह की होनी चाहिए? क्या हैवी अमाउंट्स की ट्रांज़ैक्शंस जो हैं एक्सेप्टेबल हैं? क्या लो अमाउंट्स की ट्रांज़ैक्शन जिस तरह ₹10, ₹20, ₹50 इस तरह की ट्रांज़ैक्शंस आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसी ट्रांज़ैक्शंस करने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है या बुरा इंप्रेशन पड़ता है? बराए करम वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों का वीज़ा मेनली जो रिफ्यूज़ होता है कनाडा का, वो बैंक स्टेटमेंट की ही वजह से होता है क्योंकि आप लोगों को साइंस आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते बैंक स्टेटमेंट की। एक छोटी-सी साइंस है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने की। अगर ये साइंस से मतलब है एक प्रोसेस आपको समझ आ गया, तो यकीन करें कनाडा का वीज़ा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। टाइम ठीक चल रहा है, इतना बुरा भी नहीं चल रहा। पाकिस्तान से आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस अच्छा है, बैंक की ट्रांज़ैक्शंस अच्छी हैं और आपने बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन किया है जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पर फोकस है, ओनली फॉर कनाडा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक बिज़नेस अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है जिसको हम पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं और एक सेविंग अकाउंट होता है। इसके अलावा और भी बहुत से अकाउंट होते हैं लेकिन हम मेनली आज इन ये 2 से 3 अकाउंट जो हैं इन पर फ़ोकस करेंगे। देखें, अगर तो आपका बिज़नेस है और बिज़नेस रजिस्टर्ड है आपका, जो कि होना भी चाहिए, तो मैं आपको ज़ाती तौर पर ये कहूँगा कि जी आपके पास एक बिज़नेस अकाउंट ज़रूर होना चाहिए कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बिज़नेस अकाउंट में आप लातादार ट्रांज़ैक्शंस करें अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और महीने के शुरू में या जो भी आप डेट एक फ़िक्स करना चाहें वो कर लें। उस फ़िक्स डेट पर आपने हर महीने अपने बिज़नेस अकाउंट से सैलरी ट्रांसफ़र करनी है अपनी अपने करंट अकाउंट में या पर्सनल अकाउंट में। जो भी अमाउंट होगी वो आपकी होगी, वो आपने डिसाइड करनी है कि आपने कितनी जो है ट्रांसफ़र करनी है, ये आपने ज़रूर करना है। जब आप एक दफ़ा अपनी सैलरी ट्रांसफ़र कर लें अपने पर्सनल अकाउंट में, तो फिर आपने अपने पर्सनल अकाउंट को भी मेंटेन करना है। वो मेंटेन कैसे करना है? आप अपने ज़ाती अखराजात या घर के अखराजात जो हैं, वो आपने पर्सनल अकाउंट से मेंटेन करने हैं। अब उसमें क्या है, मिसाल है कि आपने अगर सैलरी 1 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र किया है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें से आपने चा जितना भी खर्चा करना है, कम से कम 40 से 50 हज़ार तो आप खर्चा करेंगे ना, वो आपने अपने पर्सनल अकाउंट से करना है और अपने एटीएम कार्ड से करना है। जहाँ भी आपने घर का सौदा सलफ खरीदना है वो आप खरीदें, बाकी जो है वो अपने अकाउंट में रहने दें, वो आपका सेविंग के तौर पर होता रहेगा। अब बात करते हैं जी, अगर आपके पास बिज़नेस अकाउंट नहीं है तो आप अपनी तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं, ज़ाती अखराजात की ट्रांजैक्शंस और बिज़नेस की ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट में ही करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 काम लाज़मी करने हैं। ये आप सुन लें, इसके बगैर आपका जो है काम नहीं चलना। आपका बैंक स्टेटमेंट पर्सनल अकाउंट में मेंटेन करना बेकार है। सुन लें गौर से, मैं आपको जो है बता रहा हूँ, बाद में ना कहिएगा कि मैंने आपकी रहनुमाई नहीं की है। अगर आप अपना जो है पर्सनल अकाउंट में ही सारा कुछ कर रहे हैं, अपना बिज़नेस और ज़ाती अखराजात भी डील कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपने नंबर 1 काम जो करना है, आपने सबसे पहले अपने बैंक की ब्रांच में जाना है। बैंक की ब्रांच में जाकर आपने क्या करना है, आपने अपने बैंक के मैनेजर से, जो भी सीनियर मैनेजर होगा उससे बात करनी है जी, कि जी ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं इतने अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको ज़ाती अखराजात के लिए भी यूज़ करता हूँ, अपने बिज़नेस के लिए भी यूज़ करता हूँ। लिहाजा आप मेरा जो अपना रिकॉर्ड है, बैंक में जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर लें। बैंकर क्या करेगा, बैंकर आपसे 2 से 3 चीज़ें माँगेगा। बैंकर आपसे आपका जो है आपका एनटीएन नंबर माँगेगा, वो आपने उसको सर्टिफ़िकेट की कॉपी प्रोवाइड करनी है। चैम्बर की मेंबरशिप माँगेगा अगर है, वो आपने प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपका जो बिज़नेस है, जो कंपनी का जो लेटर हेड है,
वो आपने बैंकर को प्रोवाइड करना है। कंपनी की जो स्टैंप है, ये इस तरह की जो उस पे लेटर हेड पर आपने स्टैंप लगाकर बैंकर को प्रोवाइड करना है। बैंक क्या करेगा, जो मैनेजर होगा वो अपने उसी वक़्त ऑन ऑन द से एट द सेम टाइम वो अपने बैंकिंग के रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड जो है अपडेट कर देगा कि ये बंदा मिस्टर एबीसी, इसका अकाउंट इतना पुराना है, ये पर्सनल अकाउंट है, इसका करंट अकाउंट है, ये अपने ज़ाती खर्चात के लिए भी इस्तेमाल करता है, प्लस अपनी बिज़नेस की जो डीलिंग्स जो है वो भी जो है बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन जो है वो भी जो है वो इसी अकाउंट में करता है। और प्रूफ के तौर पर इस बंदे ने हमें एनटीएन नंबर, चैम्बर की मेंबरशिप, अपनी कंपनी का लेटर हेड, अपनी कंपनी की स्टैंप प्रोवाइड कर दिया है। ये काम अगर आपने कर लिया, आप सिक्योर हो जाएंगे। आप ये कर सकते हैं कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर कोई कबाहत नहीं है। अब जो दूसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है, वो है तो ऑप्शनल, लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेने जाएंगे तो आपने चैम्बर वालों को भी इन्फॉर्म करना है कि जी उनसे बात करनी है। ये नहीं बस आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, साथ लेटर लगा दिया, बस उनको आपने बताना है कि जी ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा करंट अकाउंट है, इसको मैं ज़ाती खर्चात के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए भी, और मैं इसके साथ साथ इसको अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के में भी इस्तेमाल करता हूँ। मेरा बिजनेस अकाउंट भी यही है, करंट अकाउंट भी यही है। तो चैम्बर वाले भी अपने रिकॉर्ड में ना ये लिख देंगे, कंप्यूटर पर एंटर कर देंगे, यही इसका अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट भी है और पर्सनल अकाउंट भी है। ये आप डबल सिक्योर हो जाएंगे। तो ये दो काम आपने ये लाजमी करने हैं, यही दो काम थे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात का इजाफा कर दूँ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए। ये काम आप कानूनी तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को तरजीह नहीं दूंगा। अगर तो आप बिजनेस करते हैं और आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या यूके या किसी का भी, लेकिन फोकस इस वक्त हमारा आज की वीडियो में कनाडा का है। कनाडा के लिए भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये काम ना करें। आप एक बिजनेस अकाउंट सेपरेटली ओपन करें अपने लिए, अगर है नहीं है तो, अगर है तो वेल एंड गुड, उसको रनिंग में लेकर आएँ और साथ पर्सनल अकाउंट को भी मेंटेन करते रहें। बेस्ट प्रैक्टिस यही है और इससे आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं ओपन करना चाह रहे तो कानूनी तौर पर कोई कबाहत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस बिजनेस अकाउंट को ही है। अब जब आप अपना अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को बैंक में जाकर अपडेट करवा लेंगे कि मैं इसको बिज़नेस के तौर पर भी यूज़ कर सकता हूँ, तो इससे ये होगा कि कल को जब एम्बेसी की कॉल जाएगी बैंक में कि वो आपसे अगर वेरीफाई करते हैं बैंकर से, तो बैंकर आप जो है आपका रिकॉर्ड प्रॉपरली बता देगा जी कि ये बंदा जो है मिस्टर एबीसी, इसका इतना पुराना 10 15 20 साल पुराना अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इन ये अपने अकाउंट को बिज़नेस के तौर पर भी पिछले 10 15 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं या जितनी भी ड्यूरेशन है, और उस मद में इन्होंने हमें हर चीज़ प्रोवाइड किया। ये इस कंपनी का, इनकी कंपनी का नाम है, बिज़नेस का नाम है, स्टैंप भी हमें प्रोवाइड है, चैम्बर की मेंबरशिप भी है। और ये जब चीज़ें बैंकर जो है ये इन्फॉर्म कर देगा एम्बेसी को, तो एम्बेसी को भी क्लियर हो जाएगा कि जी ये बंदा वाकई जेन्युइन है। तो इस सिलसिले में आपने एक ये भी काम करना है, जो भी आपका ब्रांच का जो मैनेजर है या सीनियर वर्कर है, अगर वो आपका वाकिफ़ है, अगर नहीं भी है तो आप उसको एतमाद में आपको लेना है। आपने उससे बात करनी है, जी मैंने वीज़ा अप्लाई करना है या इस टाइम में, डेट में अप्लाई करना है। कल को अगर आपको बैंक से कॉल आए, अगर वो आपसे ये पूछें कि जी ये पर्सनल अकाउंट है, तो ये तो बिज़नेस अकाउंट, बिज़नेस कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा-सा उन्हें ये भी बता दें कि जी ये अपने पर्सनल अकाउंट को ही बिज़नेस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये यकीन करें, अगर बैंकर जो है, अगर 1-2 लाइनें अगर वो सही तरीके से प्रॉपरली वेरिफ़िकेशन में बोल देगा एम्बेसी की कॉल में, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये काम भी आपने लाज़मी करना है। अगर तो आपका अकाउंट पुराना है तो बहुत ही अच्छा है, इसमें ये आपकी वर्थ शो करता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नया है, न्यू है, 6-7 माह पहले ही आपने ओपन किया, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी ने सिर्फ ये देखना है कि आपकी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस कैसी हैं। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कनाडा की, सिर्फ 4 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने सिर्फ ये देखना, उन्होंने ये नहीं देखना कि आपका अकाउंट 50 साल पुराना है या 10 साल पुराना है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और बैंक स्टेटमेंट में आपका ट्रांजैक्शंस का जो फ़्लो है वो अच्छा है, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान से 5 मिलियन यानी कि 50 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। इससे कम ना ही हो तो अच्छा है। 45 से 50 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आपका
होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं और आपकी मतलब है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री अगर थोड़ी-सी अच्छी है, अगर आपके पासपोर्ट पर अमेरिका की ट्रैवल हिस्ट्री है या अमेरिका के अलावा किसी भी 5 आई कंट्रीज़ जो हैं जैसे यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इनमें से किसी भी एक मुल्क का या 2 मुल्कों का वीज़ा है, तो आप कनाडा का वीज़ा अगर अप्लाई करें तो 30 मिनिमम 30 से 35 लाख का भी क्लोजिंग बैलेंस अगर हो तो आपके लिए ये कंसिडरेबली इनफ हो सकता है। एक और बात बता दूं कि क्लोजिंग बैलेंस का कम या ज़्यादा होना आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका स्टे 7 दिन, 10 दिन या 10 से 14 दिन का है, तो आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस और ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका स्टे 7 या 7 दिन से कम है, तो फिर आपका ये 30 से 35 लाख पे आपका बैलेंस जो है आपका सफिशिएंटली इनफ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी अमाउंट्स की जो है ट्रांज़ैक्शंस को इन करें और आउट करें। बल्कि छोटी अमाउंट जो होती हैं वो आपके हक में ज़्यादा अच्छी होती हैं। छोटी अमाउंट्स को जो है आपको करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। और मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन मेरी आपको ये है कि अगर आपने किसी को ₹50 की भी पेमेंट करनी है या ₹50 भी अगर आपके अकाउंट में आने हैं या आपने ₹100 आउट भी करना है या ₹10 भी आउट करने हैं, तो आप इसको ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए जो है आप इसको आउट करें। ये आपको प्रैक्टिस जो है अपनानी चाहिए। ये चीज़ जो है छोटी-छोटी अमाउंट्स जो हैं ये शो करती हैं डेली बेसिस पर कि जी आप एक प्रॉपर बिज़नेसमैन हैं, आपका बिज़नेस रनिंग में है और आप बिज़नेस कर रहे हैं। आपके अकाउंट में पेमेंट आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई अपनी सर्विसेज़ जो है किसी को दी हैं। तो इस बदले में आपको पेमेंट आती है और जो पेमेंट आपकी आउट होती है वो इस मद में आउट आउट होती है कि आपने उस सर्विसेज को देने के बदले में जो आपके अखराजात आए हैं या उस किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के बदले में जो अखराजात आए हैं वो आपकी पेमेंट आउट हुई है। अब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल है कि आप अगर मैन्युफैक्चर हैं, आपकी कोई टेक्सटाइल या कोई रेडीमेड कपड़ों की आप कपड़े बनाते हैं, गारमेंट्स की आपकी कोई फैक्ट्री है। आपने आप आपने 100 शर्टों का ऑर्डर दिया किसी को कि ये 100 शर्टें हैं, इसको स्टिच करना है। किसी दर्जी को ऑर्डर दिया, किसी टेलर को। अब उस दर्जी ने आपके लिए जो है 100 शर्टों को स्टिच किया और उसके बदले में आपने 10,000 उसको पेमेंट की। वो जो पेमेंट जो आपने 10,000 उसको करनी है वो आपने उसको बैंक अकाउंट के ज़रिए करनी है। तो इससे ज़ाहिर ये हुआ कि आपने शर्ट को मैन्युफैक्चर करवाने के सिलसिले में आपने स्टिचिंग की करवाई, उसमें उसके बदले में आपका 10,000 खर्चा आया। इसी तरह जो आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, बिजली, पानी, गैस का बिल, मोबाइल फ़ोन का बिल, ये जो है ये भी आपके अखराजात होते हैं, ये भी आपने बैंक अकाउंट से करने हैं। यहाँ पर मैं एक और टिप दे दूँ, अगर आप जो मोबाइल फ़ोन जो बिज़नेसमैन जो हैं, जो आप मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं, कोई पैकेज जो यूज़ करते हैं, मेरा आपको मशवरा है कि आप पोस्ट पेड पैकेज लें, जिसको हम कहते हैं बिलिंग मोबाइल। जो प्रीपेड पैकेज है, वो उसमें आपको बिलिंग नहीं आती। आप पोस्ट पेड पैकेज लें, यूफ़ोन का ले लें, जैज़ का ले लें, वारिद वगैरह जो भी है, उससे ये होगा कि आपको हर महीने जो है बिल आएगा आपके घर में या ईमेल कर देते हैं। उसमें आपका जो है टेलीफ़ोन की कॉल्स का रिकॉर्ड होता है, एसएमएस जो आपने किए होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है। ये वो एक शो करता है कि जी आपका बिज़नेस जो है एक्सपैंड है और आप एक प्रॉपर बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेसमैन की फ़ोन पर भी डीलिंग होती है। और वो जो उसका जो बिल होता है उसके बदले में आपको जो है वो टैक्स भी आपका कटता है, तो वो भी आप जब आपका टैक्स वो आपका आए कटे तो आप वो जो मोबाइल फ़ोन का जो बिल है वो आप अपने लॉयर को दें, वो आपको जो है वो टैक्स उसमें एडजस्ट भी होता है, वो आपको टैक्स कुछ बैक भी हो जाता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट पेड पैकेज भी आपको लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको एटीएम से भी पैसे नहीं निकालने चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो जाए तो आप एटीएम से पैसे निकलवा लें। कोई भी आपने खर्चा करना है, घर की ग्रोसरी करनी है, पेट्रोल डलवाना है, आप अपने जो वीज़ा कार्ड जो होता है, बैंक का जो कार्ड होता है उससे करें। और जो कैश की जो ट्रांज़ैक्शन जो हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करनी, कैशलेस हो जाएँ और सिर्फ़ आप एटीएम जो अपना बैंक कार्ड है उसके ज़रिए जो है आप अपनी शॉपिंग सारी करें। सबसे अच्छी हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को एम्बेसी वैलिड करती है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जब आप करते हैं तो उसमें हर चीज़ की जो डिटेल है, बैंक की जो स्टेटमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी आ जाती है। कितनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र की, किसको की, रेफरेंस नंबर,
किस डेट को की, किस टाइम को की, किस कंपनी को की, किस पार्टी को की, किस पर्सन को की, ये सारी डिटेल जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ जाती है। और यही वजह है कि एम्बेसी जो है रिकग्नाइज्ड करती है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है आपको आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पर एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। इसके अलावा चेक की जो पेमेंट होती है ये भी बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है, लेकिन जो कैश की जो पेमेंट होती है ये आपको ख़त्म करनी होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको दोबारा प्रॉपर तरीके से बताया है कि कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। यकीन करें, अगर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पर अगर आप अमल कर लें और इस तरीके से आप अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें तो कनाडा का वीज़ा आपके लिए हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा इतना ज़्यादा। ये एक साइंस है, छोटी सी एक प्रोसेस है। इसको अगर आप एक बार समझ आ गई तो ये आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।